जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं जीव जनन कैसे करते हैं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए। तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन एकल जीवों में प्रजनन विधि से रिलेटेड है। तो एकल जीवों में प्रजनन की कई विधियां हैं, जिनमें से कुछ की बात मैं आपसे करूंगा और इनसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आएगा, इसलिए मैं एक तरफ से इनको आपको समझा रहा हूं कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लें और जैसा भी क्वेश्चन आए उसके हिसाब से आप अपना आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन आता है द्विखंडन और विखंडन एक दूसरे से अलग कैसे हैं, दोनों में अंतर क्या है, तो उसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले द्विखंडन। द्विखंडन क्या है? जैसा कि नाम से पता है, नाम से हमको पता चल रहा है द्विखंडन, द्वि का मतलब दो और खंडन मतलब खंड में विभाजित होना। तो मतलब एक कोशिकीय जीवों में जनन की वह विधि जिसमें एक कोशिका विभाजन के द्वारा दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव को जन्म देता है, ये कहलाता है द्विखंडन। नाम से ही पता चल रहा है द्विखंडन, दो भागों में दो खंडों में टूट जाएगा, ये दो भागों में टूट जाएगा। तो ये परिभाषा याद कर लीजिएगा इसकी, और ये चित्र याद करना है आपको, चित्र बनाना है। ये अमीबा है, ये चित्र भी कभी कभी पूछ देता है कि अमीबा में द्विखंडन के चित्र को नामांकित कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये चित्र इसी तरीके से बनाना है। साथ में इसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ये केंद्रक है, ये अमीबा है, केंद्रक धीरे धीरे करके विभक्त हो रहा है और दो भागों में विभक्त होकर ये दो नई संतति कोशिकाएं इनकी बन गई। पहला ये देखिए अमीबा बनाया आपने। अब मेन करना क्या है, आपको केंद्रक को भी थोड़ा सा लंबा करते जाना, जिससे ऐसा लगे, आपके चित्र से ये लगना चाहिए कि ये केंद्रक लंबा हो रहा है, धीरे धीरे करके दो भागों में बट रहा है और दो भागों में ये देखिए ये थोड़ा सा लंबा हुआ, फिर ये थोड़ा सा और लंबा हुआ, यहाँ से एक अंदर की तरफ एक खांच बनी कि अब ये दो भागों में विभक्त होगा, फिर ये खांच और अंदर तक चली गई, जिससे लगने लगा कि ये दो अमीबा संतति कोशिकाएं हैं और इसके बाद इसे दो भागों में आपको डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से ये द्विखंडन आप बता सकते हैं। बहुखंडन, नाम से ही पता चल रहा है बहुत सारे खंडों में ये विभाजित हो जाएगा। तो एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। ये होता है प्लाज्मोडियम में। इस चित्र को याद रखिएगा, ये चित्र, ये प्लाज्मोडियम में क्या है, एक कोशिका है जो वह अनेक संतति कोशिकाओं में, ये अंदर जितने दिख रहे हैं आपको ये सब संतति कोशिकाएं हैं। तो एक कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे कहते हैं बहुखंडन। और बहुखंडन में आपको प्लाज्मोडियम का नाम याद रखना है। नेक्स्ट, पुनर्जनन या पुनरुद्भवन, दोनों नाम है इसका। पुनर्जनन भी कहते हैं और पुनरुद्भवन कहते हैं। ये होता है हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे जीव में। इसमें होगा क्या कि ये जीव जो हैं यदि कई टुकड़ों में बट जाएं, कई टुकड़ों में इनको काट दिया जाए, तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है। जैसे इसे देखिए, ये प्लेनेरिया में है, प्लेनेरिया याद कर लीजिएगा। इसको तीन भागों में बांटा गया, काट दिया गया, ये इसका सिर अलग, धड़ अलग, ये बीच वाला हिस्सा अलग, तीन भागों में बांट दिया गया। लेकिन तीनों से क्या होगा, एक नया जीव बन जाएगा। ये जो ऊपर है, इसमें ऊपर का हिस्सा तो है लेकिन नीचे का नहीं है, तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे पुनर्जनन होगा और नीचे का हिस्सा इसका बन जाएगा। बीच वाले में ऊपर और नीचे दोनों का बन जाएगा, और नीचे वाले में क्या होगा, नीचे वाले में ऊपर वाला हिस्सा ही बन जाएगा। ये दिख रहा है आपको, व्हाइट पार्ट जो है ये क्या हो रहा है, बन रहा है। और इस तरह से ये तीन नए प्लेनेरिया फिर से तैयार हो जाएंगे। मतलब जितने भागों में इसको आप काटेंगे उतने ही नए जीव ये उत्पन्न कर लेगा। तो यही कहलाता है पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। नेक्स्ट, मुकुलन। पहले मुकुल का शब्द का अर्थ समझ लीजिए। मुकुल का मतलब होता है उभार। ये देखिए, ये हाइड्रा में है, ये यहाँ पर मुकुल निकला हुआ है, ये छोटा सा मुकुल निकला है। तो वह प्रक्रिया जिसमें जीवों के शरीर पर कुछ उभार उत्पन्न हो जाते हैं, जो परिपक्व होने पर, मैच्योर होने पर जीव से अलग होकर नए जीव को जन्म देते हैं। ये देखिए हाइड्रा है, हाइड्रा बनाइएगा इस तरह से और इसको बड़ा करते जाइएगा, और बड़ा करके इसको इसी के तरह हाइड्रा, एक जो थर्ड स्टेज रहेगा, इसी की तरह इसको भी आप बना दीजिएगा और इसे अलग कर दीजिएगा। इसे आप चाहे तो नेक्स्ट डायग्राम में क्या कर सकते हैं, एक ये और एक ये छोटा सा इसको अलग कर सकते हैं। तो ये कहलाएगा मुकुलन।
अब बात करते हैं कायिक प्रवर्धन के। तो कायिक प्रवर्धन के लिए ब्रायोफिल्म का एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, आलू का याद कर लीजिएगा। मतलब पौधे के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों से नए पौधों के उत्पन्न होने की विधि को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पौधे के विभिन्न भाग जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, इनसे नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। जैसे गुलाब का कलम लगाते हैं, तो गुलाब का स्टेम हमने कट कर लिया और कहीं लगा दिया, इसको कहते हैं कलम लगाना। इसी तरीके से आलू जो है, आलू क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, इसको भी हमने कहीं लगाया तो इस तरीके से इसमें से ये जर्मिनेट होगा, ये जो बड्स होती हैं इससे जर्मिनेट होगा, एक नया प्लांट तैयार कर लेगा। और इसके अलावा फिर और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। इसका लाभ क्या है? तो इसका लाभ क्या है कायिक प्रबंधन का? सबसे इंपॉर्टेंट, केला या गुलाब जैसे उन पौधों को उगाने में उपयोगी हैं जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। जिनमें बीज ही नहीं उत्पन्न होता है तो वो कैसे ग्रो करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उनके नए पौधे हम तैयार कर सकेंगे? तो इसके लिए कायिक प्रवर्धन है। दूसरा, इस प्रकार से उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, जनक पौधे के ही समान होंगे, कोई अंतर नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, इनमें पुष्प और फल बहुत कम समय में लगने लगता है। यदि हम बीज से नया पौधा तैयार करेंगे तो उसमें पुष्प और फल आने में बहुत समय लगता है, लेकिन यदि कायिक प्रवर्धन के माध्यम से हम एक नया प्लांट तैयार करते हैं तो उसमें पुष्प और फल बहुत कम समय में लगने लगते हैं, हमको बहुत जल्दी इससे प्रोडक्शन मिलने लगता है। अब बात करते हैं परागण की। तो पराग कणों का किसी भी माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। पॉलिनेशन, परागण। परागकण होते हैं पुंकेसर में और स्त्री केसर का भाग है वर्तिकाग्र। तो पराग कणों का, पुंकेसर के पराग कणों का किसी भी माध्यम के द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। और यह परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्व का मतलब होता है अपना। अब देखिए क्या यहाँ क्या होता है, स्वपरागण, जब परागकण का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो परागण की यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। स्वपरागण का मतलब होता है कि परागण का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। मतलब ये जो होगा ये क्या होगा, उभयलिंगी होगा। एक ही पुष्प में दोनों चीजें होंगी, नरजन्नांग भी और मादा जन्नांग भी, स्त्री केसर भी और पुंकेसर भी, तभी उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक उसका स्थानांतरण होगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया इसकी परिभाषा। दूसरा, इसके लिए आप लिख सकते हैं कि जो स्वपरागण करने वाले पौधे होते हैं वो उभयलिंगी होती हैं, अर्थात उनमें दोनों लिंग होते हैं, नरजन्नांग भी होता है और मादा जन्नांग भी होता है। और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब परपरागण देख लें, तो पर का मतलब है दूसरे पुष्प में। तो जब परागकण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो इसे हम कहते हैं परपरागण। ये क्या कहलाएगा, परपरागण कहलाएगा। और इसमें ये एक लिंगी में होता है। अधिकांश किस में होता है, अधिकतर ये एक लिंगी पौधों में होता है, जिनमें या तो पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा, उनमें ये ज्यादातर होता है। और इसके लिए ये जो परागकण है जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे तो उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, और ये माध्यम होते हैं वायु, जल या कीट आदि माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो ये हो गया परपरागण। तो स्वपरागण और परपरागण में अंतर देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला, अंतर लिखिए एक लिंगी और उभयलिंगी और लैंगिक और अलैंगिक जनन में। तो सबसे पहले एक लिंगी देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि वह पुष्प जिसमें केवल एक ही जननांग अर्थात नर जननांग या मादा जननांग, या तो नर जननांग होगा या मादा जननांग होगा, उसे कहते हैं एक लिंगी पुष्प। और इसका उदाहरण है पपीता, तरबूज। अब एक लिंगी में देखिए ये है, ये इसमें क्या है, इसमें सिर्फ मादा जननांग है, स्त्री केसर है। और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ नरजन्नांग पुंकेसर है। तो या तो नरजन्नांग होगा या मादा जन्नांग, दोनों में से एक ही होगा। दोनों नहीं होंगे तो उसे हम कहते हैं एक लिंगी, एक ही लिंग होगा, या तो नरजन्नांग या मादा जन्नांग। उभयलिंगी में क्या होता है, वह पुष्प
जिसमें एक ही पुष्प में दोनों नर एवं मादा जननांग उपस्थित होते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे सरसों, गुड़हल, गुड़हल तो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। गुड़हल में क्या होता है, इस तरीके से ये संरचना होती है और साथ में ये इसमें ये नर जननांग भी होते हैं। तो नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प में होते हैं, तो इसे कहते हैं उभयलिंगी। इन दोनों के बीच में अंतर याद कर लीजिएगा। अब लैंगिक और अलैंगिक जनन में, तो लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें प्रायः दो जनक भाग लेते हैं, एक नर होगा और दूसरा मादा, तो इसमें दो जनक भाग लेते हैं लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, अलैंगिक में सिर्फ एक ही जनक भाग लेगा। लैंगिक जनन में इस प्रक्रिया में निषेचन होता है। लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो निषेचन होता है और जाइगोट का निर्माण होता है, और अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। तो ये दो मुख्य अंतर हैं इनके बीच में, लैंगिक और अलैंगिक जनन। अब अगला क्वेश्चन, जनन क्यों आवश्यक है? तो जनन में जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देता है, जिससे जीवन में निरंतरता बनी रहती है, नई पीढ़ी का निर्माण होता है, नई पीढ़ी जन्म लेती है। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचरण भी होता रहता है और उनकी वंश वृद्धि भी होती रहती है। तो जनन से जीवन में निरंतरता बनी रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? तो माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को प्लेसेंटा या अपरा के माध्यम से पोषण प्राप्त होता है। मानव वृषण के कार्य लिखिए। मानव वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इसके अतिरिक्त टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्राव भी यहाँ से होता है। तो ये मानव वृषण का महत्वपूर्ण कार्य है, शुक्राणुओं का निर्माण और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण। परागण की क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? अभी हमने देखा कि परागण क्या है और निषेचन क्या है, एक बार फिर से देख लें। परागण, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। और निषेचन क्या होता है? निषेचन का मतलब होता है जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक मिलते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो इसे निषेचन कहते हैं। अब दोनों अलग अलग क्या है? परागण की क्रिया में जाइगोट का निर्माण नहीं होता है, जबकि निषेचन की क्रिया में मादा युग्मक और नर युग्मक के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है। तो यही सबसे बड़ा अंतर है। परागकण की प्रक्रिया में ये जो विभिन्न प्रकार के माध्यम से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो सिर्फ वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही परागण कहते हैं। उसके बाद आगे निषेचन होता है या नहीं होता है, इससे मतलब नहीं है। जबकि निषेचन में नर युग्मक एवं मादा युग्मक का मिलना जरूरी है और जाइगोट का निर्माण होना जरूरी है, तभी जाके निषेचन की प्रक्रिया होगी। आगे नर युग्मक एवं मादा युग्मक को परिभाषित कीजिए। तो नर युग्मक क्या है? यह जनन कोशिका है, अपेक्षाकृत छोटी होती है और गतिशील होती है। नर युग्मक की विशेषता, जनन कोशिका अपेक्षाकृत छोटी और गतिशील होती है। और मादा युग्मक अपेक्षाकृत बड़ी होती है एवं इसमें भोजन का भंडार होता है। फूड मटेरियल किस में स्टोर होता है? मादा युग्मक में। और नर युग्मक गतिशील होता है। तो ये दोनों में अंतर हो गया। अंतर भी बोल सकते हैं, परिभाषित करना भी बोल सकते हैं आप। ऊतक संवर्धन क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल आया था। ऊतक संवर्धन क्या है? तो नाम ही है ऊतक, तो पौधे के ऊतक कहाँ से? टिप से, शीर्ष भाग से लिया जाता है। तो पौधे के ऊतक या उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष भाग से अलग कर नए पौधे उगाए जाते हैं, इसे कहते हैं ऊतक संवर्धन। और इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं, जिसे कैलस कहते हैं। इसमें होगा क्या? इन कोशिकाओं को सबसे पहले कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होती हैं और अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं, जिसे कैलस कहते हैं। और इस कैलस को फिर से एक नए हार्मोन में रखा जाता है, वृद्धि एवं विभेदन वाले हार्मोन में रखा जाता है, और यह वहीं अपनी वृद्धि करता है। उसके बाद इसको मिट्टी में लगा देते हैं, तो वह एक नया पौधा बन जाता है। मतलब क्या क्या करना है? पौधे के टिप से एक नया ऊतक लिए हम, और उस ऊतक को कृत्रिम माध्यम में रखे जहां वह विभाजित होता है, जिसे कैलस कहते हैं। कैलस को फिर से हार्मोन युक्त माध्यम में रखते हैं जहां वह वृद्धि करता है। उसके बाद इसे हम
मिट्टी में रोप देते हैं, जिससे कि एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। चलिए देखें आगे। क्वेश्चन आता है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए या पुष्प की संरचना को समझाइए। तो इस तरीके से आपको ये पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाना है। चित्र में ध्यान रखिएगा, ये पुष्पासन है, ये वाला हिस्सा, यहीं से आपको क्या बना देना है, यहीं से आपको ये स्त्री केसर बना देना है। स्त्री केसर का मतलब है मादा जननांग, और ये है नर जननांग, ये है पुंकेसर नर जननांग। और ये जो चारों तरफ आपको दिख रहे हैं, ये इसकी पंखुड़ियां हैं। पंखुड़ियों को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पेटल्स या दल। और एक ये जो हरे रंग का है, ये है बाह्य दल, इसको कहते हैं सेपल। अब सीरियल से देख लें। सबसे पहले यहाँ 4 भाग होंगे, बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग। बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। बाह्य दल जो है ये हरे रंग का होता है, ये दिख रहा है आपको। यह क्या करता है, यह पंखुड़ियों को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, इनकी सुरक्षा करता है। ये हो गया बाह्य दल। बाह्य दल के बाद दूसरा आया दल, जिसको कहते हैं पेटल्स, और ये है पंखुड़ियाँ, यह रंगीन होती हैं, यह परागण के लिए कीटों को आकर्षित करती हैं। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट है पुंकेसर। पुंकेसर में ये हो गया, ये परागकण वाला हिस्सा। तो पुंकेसर के 3 भाग, पराग कोश, यानी ये ऊपर वाला जो है वो पराग कोश है, ये जो लंबा सा दिख रहा है ये क्या है, पुतंतु, फिलामेंट, और जहाँ पर ये जुड़ते हैं इसके कहते हैं योजी या कनेक्टिव। तो ये 3 चीज़ें हो गई पुंकेसर में। और स्त्री केसर, स्त्री केसर में क्या होगा, ये जो नीचे की तरफ है ये कहलाएगा अंडाशय, फूला हुआ भाग। ये जो बीच का लंबा भाग है इसे कहते हैं वर्तिका, और ये जो सबसे ऊपर का भाग है ये वर्तिकाग्र कहलाता है। तो इस तरीके से ये स्त्री केसर हो गया। तो बाह्य दल, दल और पुंकेसर और स्त्री केसर, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। परागण एक बार इसी से देख लेते हैं। ये पराग कोश है, यहाँ से निकलेगा पराग कण, और यदि ये पराग कण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक चला गया, यहीं तक चला गया, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक चला गया, तो इसे कहेंगे हम स्वपरागण। और यदि ये पराग कण यहाँ से निकल के किसी दूसरे, मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा पुष्प है, यहाँ तक ये दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक चला गया, तो इसे कहेंगे पर परागण। उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।